हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको एज इट इज़ एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो टाइटल रखा है, इस वीडियो का जो थंबनेल है, उसमें जो हेडिंग लिखी हुई है मैंने वो लिखी है पेपर लीक्ड। येस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे होंगे वो एग्जैक्टली आपको एग्जाम्स में वैसे ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि मैम आपने क्वेश्चन तो बता दिए कि क्वेश्चन तो वही देखने को मिलेंगे, बट व्हाट अबाउट आंसर्स? क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं पे आते हैं ना, हम आंसर लिख ही नहीं पा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए जिससे कि एग्जैक्टली हमें अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में। तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो एकदम रेडी आंसर जो है वो मैं आज आपको इस पूरे क्वेश्चंस के साथ भी प्रोवाइड कराऊंगी। और ये जो सीरीज़ है ना वो यहाँ पे एंड नहीं होने वाली है, इसीलिए एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, बिकॉज यही जो सीरीज़ है ये आगे कंटिन्यू होती रहेगी और ये चीज़ डिसाइड होगी कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एपिसोड 1 रहने वाला है हमारा। ठीक है, ये एपिसोड 1 रहने वाला है जो कि पेपर लीक सीरीज़ का है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आज की स्टार्टिंग हम करें 6 मार्क के क्वेश्चंस से। जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं उनको देखेंगे और एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम और स्टार्ट करते हैं अपना हमारा पहला क्वेश्चन। तो इंडियाज रिलेशन विद रशिया आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट and common interest, support the statement with any 3 appropriate arguments। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ ना हिस्ट्री में मतलब बहुत ही क्लोज रहे हम लोग और बहुत एक ट्रस्ट का जो हमारा जो रिलेशन था वो रहा है। तो ये जो चीज़ है इसके स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि हाँ सच में ऐसा रहा है। आपको पता है कि इंडिया और रशिया हमेशा से ही बहुत अच्छे पार्टनर्स रहे हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क में ऐसा जो है वो पूछा भी गया है और ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आगे भी पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देख लिया, अब समझ में आया क्वेश्चन क्या था। अब आंसर देखते हैं, इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे बोला गया है ना, जैसे मैंने बताया है सेम इसी तरीके से आपको ऐसे ही पॉइंट्स में आंसर को लिखना है। जो भी वर्ड्स येलो कलर से लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, ठीक है, ये इसी तरीके से एग्जैक्टली वहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करके आने हैं, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ना वही आपको मार्क्स दिलाने वाली हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट क्या है? इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडो रशियन रिलेशंस हैं वो वहाँ पे कॉमन ट्रस्ट देखने को मिलता है हमें, और जो एक ट्रस्ट देखने को मिलता है, कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। कैसे? अब इस बात को जस्टिफाई भी करना है हमें, आर्ग्यूमेंट्स भी देने। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि रशिया और इंडिया दोनों ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, है ना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर ना हो, यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ यूएस ही सुपर पावर बन के रह गया है या सिर्फ एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में। हम चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो, उसमें एक ही टाइम पीरियड में बहुत सारी अलग अलग सुपर पावर्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हो, यही चाहते हैं हम, है ना। आगे बेस्ड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्स, हम चाहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स रहे, ग्रेटर रीजनलिज्म रहे, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे जैसे ताशकंद एग्रीमेंट और बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्रीमेंट्स जो रशिया जिसमें हमारा सपोर्ट करता है, हम रशिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स करवाए गए, ये नेगोशिएशंस करवाई गई, इसमें भी हम दोनों स्टार्टिंग से ही साथ में रहें। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दोनों ही इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई देश हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फॉर ऑल कंट्रीज डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज, डिसीजन मेकिंग कहाँ से होनी चाहिए? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वहाँ से होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहाँ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई कंट्री एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्या करने लग जाए, दूसरी कंट्री को परेशान करने लग जाए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, वहाँ पे जो फैसले हैं वो होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है? इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप। इंडिया यहाँ पे किस चीज़ की बात करता है? रिलेशनशिप की बात करता है विद रशिया ऑन द इशू लाइक कश्मीर। हमें कहाँ से फ़ायदा होता है? रशिया हमेशा हमारी साइड लेता है। जब भी कश्मीर इशू की बात आती है हमेशा जो रशिया है वो हमें हेल्प करने के लिए रेडी रहता है ना। वेरस कई बार देखने को मिलता है हमें कि यूएस इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, बट उस टाइम पीरियड में भी, चाहे जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उस टाइम पीरियड में भी रशिया हमारे साथ ही रहता है हमेशा। ठीक है, एनर्जी सप्लाईज की बात हो, हमें कुछ भी चाहिए हो, वो सारी चीज़ें भी हमें यहीं से मिल जाती है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म जो है उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, दोनों के व्यूज़ टेररिज्म को लेकर एक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन है हम दोनों के बीच में।
आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सिंस इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग स्टेट, क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, बाहर से ऑयल मंगाते हैं, वी डोंट हैव आवर ओन ऑयल रिसोर्सेज, हमारे खुद के ऑयल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं। रशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इसीलिए जो रशिया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे रशिया हैज़ रेपिटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया, रशिया हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा है, कभी भी कोई सी भी बात आई हो रशिया हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहा है। जिस टाइम पीरियड में इंडिया में फूड क्राइसिस आया था उस टाइम पीरियड में भी रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। ठीक है, वेयर यूएस ने बोला था कि भाई हम कंडीशंस पे हेल्प करेंगे, तो रशिया हमेशा ही हेल्पिंग रहा है, हमेशा। रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, रशिया क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए भी रशिया बहुत ज़रूरी है, रशिया में हमेशा सपोर्ट करता है। तो कितने पॉइंट्स लिखे हमने, 5 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है इसमें आप और भी एडिशनली ऐड कर सकते हो, इसको मतलब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दूसरा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये 6 पॉइंट्स टोटल बन जाएंगे, तो 6 पॉइंट्स हमारे 6 मार्क के लिए बहुत है, इनफ है। इस तरीके से अगर लिख के चले आओगे तो 6 के 6 जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज एनी थ्री इफेक्ट्स, 3 इफेक्ट्स बताने हैं, किस चीज़ के बताने हैं, शॉक थेरेपी के बताने हैं यहाँ पे, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, और 3 इफेक्ट्स बताने हैं शॉक थेरेपी के आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है ना 1991 में, उसके बाद क्या होता है, शॉक थेरेपी आती है। तो शॉक थेरेपी के जितने भी इफेक्ट्स थे वो बताएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताते हैं यहाँ पे शॉक थेरेपी के बारे में। 6 मार्क अगेन, तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स हमें लिखने ही लिखने हैं, अदरवाइज आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, उनको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी, ईच ऑफ द अफेक्टेड कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जितनी भी कम्युनिस्ट इकोनॉमीज थी उनको बोला गया कि यू हैव टू मेक अ ट्रांजिशन, तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा और तुम्हें स्विच करना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्राइवेट ओनरशिप was to be dominant pattern of ownership of property। प्राइवेट ओनरशिप को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर दिया और मानने लग गए कि प्राइवेट ओनरशिप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो थी वो होने लग गई। ठीक है, थर्ड क्या है, प्राइवेटाइजेशन, जो स्टेट एसेट्स थे, स्टेट के कंट्रोल में जो जो चीज़ें हुआ करती थी उनकी भी प्राइवेटाइजेशन कर दी और उनकी भी कॉर्पोरेट ओनरशिप का पैटर्न जो था वो चालू कर दिया, वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। ठीक है, अब 4th पॉइंट क्या है, अभी तक कलेक्टिव फार्मिंग थी, भाई एक ही फार्म पे हम क्या करें, हम इसी फार्म पे क्या करें, अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी शेयर आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, सरकार को भेज दे रहे हैं, फिर जो भी बचा वो सारी की चीज़ें हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न चल रहा था, बट अब क्योंकि शॉक थेरेपी तो ये सारी चीज़ें खत्म, कलेक्टिव फार्म्स जो थे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, प्राइवेट फार्मिंग शुरू हो जाएगी, कैपिटलिज्म भी एग्रीकल्चर में एंटर हो गया। 5th क्या है, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे। तो ये जो ट्रांजिशन था वो कैसे आया, ये थर्ड वे की तरह आया, और अदर देन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो मतलब अब ये जो ट्रांजिशन हुआ ये इस तरीके से आया कि भाई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं यहाँ की इकोनॉमी को। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स लिख सकते हो आप शॉक थेरेपी के, लार्जेस्ट गैरेज सेल होती है इस टाइम पीरियड में हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने ही करने हैं, इस तरीके से आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स विच नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस। कोई से भी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न्स बताने हैं जिसको कोई एक सिंगल गवर्नमेंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ भाई, क्या ग्लोबल कंसर्न्स को अगर एक कंट्री मान लो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के चक्कर में सब कुछ करने लग जाती है, मतलब वो पॉली बैग्स को बैन कर देती है और वो क्रैकर्स को बैन कर देती है, तो एक ही कंट्री अगर सब कुछ करने लग जाती है तो क्या ये पॉसिबल है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी? नॉट पॉसिबल, राइट? क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी एनवायरमेंटल कंसर्न एक ऐसा कंसर्न है जिसको कोई एक सिंगल गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर सकती है। यही एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, 6 मार्क का क्वेश्चन है अगेन। चलो आंसर पे पहुंचते हैं। ग्लोबल कंसर्न्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, अब क्या क्या ग्लोबल कंसर्न है एनवायरमेंट से रिलेटेड? थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया इज बेयरली एक्सपैंडिंग एनी मोर, यानी जो कल्टिवेबल एरिया है जहाँ पे खेती बाड़ी करी जानी है वो जो एरिया है वो एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है, वो तो बहुत कम एक्सपैंड हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अब और ज़्यादा छोटा होते हुए चला जा रहा है। मतलब ऐसे लैंड्स बचे ही नहीं है जहाँ पे हम कल्टिवेशन वगैरह कर सके थोड़ी बहुत। आगे, एग्जिस्टिंग लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी, जो लैंड प्रेजेंट भी है उसकी भी फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जा रही है। और ग्रास लैंड्स को क्या कर दिया
गया है, ओवर ग्रेस्ड कर दिया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको ओवर ग्रेजिंग करवा दी गई है लाकर, जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर चुका है ऑलरेडी। और फिशरीज़ को ओवर हार्वेस्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से कई स्पेशीज़ तो गायब ही हो गई हैं। वाटर बॉडीज़ हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन, जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन देखने को मिला है, बहुत बुरी हालत में, मतलब ये जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ख़राब हालत में है। ठीक है, ये बात सामने आती है। आगे देखते हैं। ऑल दिस हैज़ सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड फूड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, अब भाई इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो फिर क्या होगा, फूड प्रोडक्शन भी तो रिस्ट्रिक्ट होगी ना, फ़र्क तो उस पर भी पड़ेगा ही। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR की जो रिपोर्ट आती है, कौन लेकर आता है इसको, UNDP के फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। और 2016 में ये रिपोर्ट जो है वो आती है, 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। इसमें क्या पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हर साल हमें लगभग क्या देखने को मिल रहा है कि 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो रही है। क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है एनवायरनमेंट पे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। ठीक, नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं जितने भी, उनको कट डाउन किया जा रहा है, उनको काटते हुए चले जा रहे हैं, एंड पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जा रहा है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, कंटिन्यूज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इन एरियाज विच आर रिच इन स्पेशीज, जहाँ पे स्पेशीज प्रेजेंट थी वो भी गायब होती हुई चली जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। आई स्टडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, कॉमनली नोन एज ओजोन होल। पता है ना भाई, ओजोन लेयर है, उसमें क्या है, एक होल हो चुका है, ऐसा कॉन्सेप्शन जो है वो सामने आया है कि उसमें एक होल हो चुका है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा वो होल एक्सपैंड करता जाएगा उतना ज़्यादा जो UV रेज हैं वो अर्थ पे आएंगी और उतना ज़्यादा तबाही मचा देंगी, उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हुए चली जाएगी। ग्लेशियर्स विल मेल्ट आउट, जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट आउट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। ठीक है, ये भी हमारे इकोसिस्टम को थ्रेट पहुंचा रहा है, इवन ह्यूमन हेल्थ को भी। बहुत बारी सुना होगा आप लोगों ने कि लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है ना, क्यों होता है वो, किस वजह से होता है, कई बार ये हार्मफुल UV रेज की वजह से भी होता है। आगे, कोस्टल पॉल्यूशन टू इंक्रीजिंग ग्लोबली ड्यू टू लैंड लीज एक्टिविटीज। तो कोस्टल पॉल्यूशन जो है ना वो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कोस्टल पॉल्यूशन क्या, कोस्टल एरियाज जहाँ से जितने भी मान लो जो बीचेस होते हैं वो, और जहाँ से जो पोर्ट एरिया होते हैं, जहाँ से शिप्स जा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो एरियाज़ हैं वो भी एकदम पॉल्यूट कर दिए गए हैं, उनको एकदम गंदा करके रख दिया गया है ना। तो जो एनवायरनमेंट है उसको कितना हार्म पहुँचाया जा रहा है। तो कैसे ये ग्लोबल कंसर्न को कोई एक कंट्री यहाँ पे एड्रेस कर पाएगी, सारे कंट्रीज़ की मदद के बिना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर बता देने हैं। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा भाई, यानी कॉमन तो है, चीज़ें कॉमन है। जैसे मैंने बोला कि मान लो एक जो सामान है वो तुम्हारा भी है और वो मेरा भी है, दोनों का ही है, मतलब है तो वो कॉमन, तुम भी यूज़ करोगे मैं भी यूज़ करूँगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अलग अलग कर दी इन लोगों ने, क्योंकि शायद ऐसा इशू हो सकता है कि मान लो ये जो है ये क्या है, ये एक है, ये कोई गेम है। ठीक है, ये गेम है जिसको हमारे पेरेंट्स ने लाकर हमको गिफ्ट किया और बोला कि भाई ये आप दोनों सिबलिंग्स का, मतलब 2 सिबलिंग्स हैं, उन दोनों का ही है ये गेम जो है। ठीक है, ये आप दोनों भाई बहन का ये गेम जो है वो है। ठीक है, तो अब क्या है, एक तो इसमें से ये वाला जो बच्चा है ये तो बड़ा है, B जो है वो तो बड़ा है, ठीक है, एज में, और ये जो A है ये छोटा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है भाई। खेले, अगर A भी खेल रहा है उसको और A भी खेलने के बाद उसको इधर उधर छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड में किसकी बनेगी, B की बनेगी कि भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे यहाँ पे, है ना। अगर A चाहेगा कि भाई नहीं मुझे पहले ये गेम खेलना है, तो A जो है उसको बोल दिया जाएगा कि चलो ठीक है तुम ये गेम खेल लो, और B को उस टाइम पीरियड में समझा दिया जाएगा नहीं भाई तुम बड़े हो ना तो तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई चीज़ कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। चलो अब इसको आंसर के नज़रिए से देखते हैं, हमारे एग्जाम के नज़रिए से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। There was a difference in the approach to environment between the countries of North and South. नॉर्थ और साउथ की ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो अप्रोच है लेकर एनवायरनमेंट को लेकर वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से ये देखते हैं। क्यों? बिकॉज नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ में वो डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। US एंड अदर कंट्रीज़ आर ऑलरेडी डेवलप्ड,
बट जो साउथ की कंट्रीज हैं दे आर नॉट डेवलप्ड, दे आर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, ठीक है। वो डेवलप्ड नहीं है, वो या तो डेवलपिंग कंडीशन में चल रही है या तो अंडर डेवलप्ड है, ठीक। तो इसीलिए द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू। भाई नॉर्थ की जितनी भी कंट्रीज हैं, यूएस हो गया या अदर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, उन्होंने तो अपना ऑलरेडी पहले क्या कर लिया है, उन्होंने अपना पहले ही बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है, जिसकी वजह से वो अब बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो अब उनका जो कंसर्न है ना वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, उनका जो कंसर्न है वो ये है कि हमें अब किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अब हमें ध्यान देना चाहिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, है ना। बहुत दिन हमने फैक्ट्रीज चला ली, पॉल्यूशन कर लिया, अब भाई क्या करो, अब एनवायरमेंट का सोचते हैं, मतलब पहले हर्ट कर लिया, अब सोचते हैं भाई एनवायरमेंट का देखते हैं। अब एनवायरमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड वॉन्ट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कन्वेंशन, ठीक है, कंजर्वेशन। तो ये सारे के सारे क्या चाहते हैं, ये नॉर्थ की कंट्रीज़ वाले चाहते हैं कि भाई अब एनवायरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना साथ में आना चाहिए इस इशू पे, और साथ में आकर इस इशू को, पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पीरियड में इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो ये साउथ वालों को भी बोलते हैं, मतलब जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, उनको भी बोलते हैं कि भाई तुम भी आओ, क्योंकि ये जो एनवायरमेंट है ये तो सबका है, तो तुम भी आओ, तुम भी इसमें साथ दो। तो जो साउथ की कंट्रीज़ हैं वो क्या फील करती है, दैट डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट इज क्रिएशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कि ये जितना पॉल्यूशन तुमने किया है ये सारा हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई तुमने पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, तुमने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तुम पहले डेवलप्ड हो गए, और तुम हमसे कैसे कह सकते हो ये चीज़ कि हमने एनवायरमेंट को ख़राब किया। बिकॉज साउथ ने तो अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया है, अभी अभी तो वो इंडिपेंडेंट हुए, अभी अभी तो आज़ाद हुए, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए। ये कौन कह रहा है, ये साउथ की डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो बोल रही हैं, ठीक है। तो सो दे शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए ये साउथ को कंसीडर करते हैं छोटा भाई। तो ये जो इंसान है ये क्या कह रहा है, भाई नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, तुमने पहले किया तो तुम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने तो अभी डेवलप करना ही शुरू नहीं किया, और जो कि कहीं ना कहीं सही बात भी है। दिस आर्ग्यूमेंट वॉज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1992 में रियो डिक्लेरेशन आई थी, याद है। तो उस टाइम पीरियड में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है दैट येस इट इज़ अ फैक्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि हाँ भाई नॉर्थ की कंट्रीज डेवलप्ड हैं बट साउथ की कंट्रीज अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है, तो उनके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली जा सकती, है ना। तो एज पर दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक्ट तो करना है, सबको ही एनवायरमेंट बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, बट अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। जैसा आप चाहते हो अपने अभी जितना एफर्ट क्रिएट कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नॉर्थ की तो होंगी होंगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Fifth question, describe any 3 major challenges that independent India faced immediately after independence. Very favorite question of examiner. Let me tell you, ये जो question है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 मेजर चैलेंजेस बताने हैं इंडिपेंडेंट इंडिया ने जो फेस करे थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए। बेसिक चैलेंजेस इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए। बेसिक चैलेंजेस इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, मतलब एक ऐसे नेशन को शेप करना, एक ऐसे नेशन को बनाना है जहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट करती हो। डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा थी ना हमारे देश में, तो एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट करती हो, साथ में रहते हो सारे लोग मिलके, ठीक। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फियर, क्योंकि हर किसी ने ऐसा बोल रखा था, ब्रिटिशर्स इवन बोल के गए थे, अभी देखना कुछ सालों के अंदर अंदर ये इंडिया जो है वो 100 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 100 से ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे एलिगेशंस इंडिया पे लगाए थे कि तुम लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे साथ में, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑलरेडी पार्टीशन जो है वो करवा दिया है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखना क्या होगा, थोड़े टाइम के अंदर ही अंदर तुम लोग बिखर जाओगे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाओगे। तो बहुत बड़ा डर था ये हमारा कि ऐसा ना हो जाए गलती से भी, तो हमने पूरी पॉसिबल कोशिश करी। और जिनको हम जानते भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें सबसे ज़्यादा आगे है ना, जिन्होंने इस पूरे इंडिया को यूनाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया। देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे। वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री, क्या इंडिया सर्वाइव करेगा यूनिफाइड कंट्री की तरह, क्या यूनाइट रह पाएगा। हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड, कैसे इंटीग्रेट करोगे इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जहाँ पे, कैसे साथ में लेके आओगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो सामने आ रहे थे। सेकेंड चैलेंज क्या था, फर्स्ट चैलेंज हमने देख लिया यूनिटी का चैलेंज। सेकेंड चैलेंज क्या था, सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो सेकेंड चैलेंज क्या था, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी,
ठीक है, कि हमें क्या करना है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। तो जब डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। स्टार्टिंग से ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जहाँ पे जो जनता है वो मतलब जनता जो है वो वोट कर रही है और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आ रहा है, ठीक है, और वो सरकार फिर चला रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी इंडिया में। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो क्या चैलेंज था, अब कैसे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, सोच तो लिया कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी आएगी, बट डेमोक्रेसी लाएंगे कैसे, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, कैसे इस्टेब्लिश करें डेमोक्रेसी को, हर किसी के अपने व्यूज़, डेमोक्रेसी आएगी तो लोग व्यूज़ भी प्रेजेंट करेंगे और व्यूज़ तो सबके अलग अलग है, तो क्या किया जाए। तो द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उनको ठीक करेंगे। तो सेकंड चैलेंज देख लिया हमने, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। थर्ड चैलेंज क्या है, वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, कि ये जो पूरी सोसाइटी है इसका वेल बींग कैसे हम देखें, मतलब इसको किस तरीके से अच्छे से आगे लेकर जाए, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये जो क्वेश्चन था वो सामने आ रहा था कि कुछ सेक्शन सोसाइटी के बहुत पीछे रह चुके हैं, उनको आगे कैसे लाया जाए। तो ये क्वेश्चन था। दिस डेवलपमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब ये डिसाइड किया गया कि ये जो चीज़ है वो किस पे बेस्ड होगी, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। और ज़्यादा जो एडवांटेज है वो किसको मिलेगा, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, मतलब जिनको पहले ही हमने बहुत पीछे कर दिया तो उनको आगे लेकर आएंगे। और रिलीजियस और कल्चर कम्युनिटीज़ जो पेपर लीक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से, एपिसोड 1। अगर आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको ये समझ में आया है, पसंद आया ये वीडियो, तो बिल्कुल भी भूलना मत इसको लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं मेहनत करने के लिए और एनकरेज होंगी, ठीक है। क्योंकि और बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स बहुत पास में आ रहे हैं और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इस सीरीज़ को हम जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको ये जो चीज़ें हैं वो बेनिफिशियल रहेंगी ये आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में कि आप ध्यान से ये चीज़ों को पढ़ो, कवर अप करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, एपिसोड 2 में, जिसमें हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे।